तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपने सीखना है कि कैसे हम टैक्सेबल इनकम बनाते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन, इनकम टैक्स की कैसे बनती है। एक सेकेंड, वेटिंग रूम में तो कोई नहीं है ना, सारे आ चुके हैं। हाँ ठीक है, सब आ चुके हैं। अच्छा जी, अब जरा इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले, ये जैसे इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा कि टैक्स रेट्स का तो हमें पता ही नहीं था, तो जरा हम उसकी बात कर लेते हैं कि टैक्स रेट्स का क्या सिनेरियो है, ये क्या सीन होता है, ये कहाँ से आ जाते हैं, ये स्लैब से आ जाते हैं। अच्छा जी, तो टैक्स रेट जो है ये आपको गिवन होते हैं एग्जाम में। सीक्वेंस ये है कि आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम को जमा करना है, जिसमें से आपने एग्जाम्पशंस को शामिल नहीं करना। और उसके बाद आपने, अगर कोई लॉसेस की एडजस्टमेंट है, किसी हेड ऑफ इनकम में लॉस है, तो देखेंगे टैक्स लॉ अगर अलाउ करेगा तो वो लॉसेस का अलग से चैप्टर है जिसमें बताया हुआ है कि कौन सा लॉस किस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। तो वो लॉसेस को एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम बनाएंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम में थोड़ी सी एक पेचीदगी ये है कि टोटल इनकम में एग्जाम्प्ट इनकम शामिल होती है, लेकिन जब हम टैक्सेबल इनकम बनाते हैं तो उसमें एग्जाम्प्ट इनकम शामिल नहीं होती। तो ये थोड़ी सी पेचीदगी है, ये मैं अभी एड्रेस नहीं कर रहा, ये बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ ध्यान में ये रखें कि एग्जाम्पशंस को हम अलहदा कर देंगे, टोटल इनकम के बाद डिडक्टिबल अलाउंस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनकम टैक्स के अंदर। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेशन वो इनकम की कैलकुलेशन है। आपकी आमदनी इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन टैक्स लॉ अपने कानून बताता है कि कौन सी इनकम को मैंने लेना है जिसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर फिर रेट ऑफ टैक्स लगाया जाएगा, जो कि फर्स्ट कैजुअल में लिखे होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। ये जो टेबल्स हैं ये आपको एग्जाम में गिवन होते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दो टेबल्स हैं, एक टेबल जो आपके लेफ्ट पेज पे लिखा हुआ है सैलरीड इंडिविजुअल, अगर सैलरी इनकम इज मोर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। मतलब ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम का 75% बनाए, अगर सिर्फ सैलरी की इनकम जो है वो लाइट चली गई है, चले ऑनलाइन वाले तरफ 2 मिनट वेट करें, लाइट चली गई है, वो भी जनरेटर ऑन होगा तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को इतनी देर पॉज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब जरा देखें, मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लिख के करता हूँ बात। जैसे हमने कहा जी कि सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये मेरे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। और मैंने सैलरी का फिगर लिख दिया था कितना, 80, और बिजनेस का इनकम लिख दिया 20। तो मेरा जो टोटल इनकम बना था वो कितना था, 100। और डिडक्टेबल अलाउंस को मैंने कर दिया 0। तो अब ये मेरा 100 इज टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके ऊपर अब आपने रेट जब अप्लाई करना है तो क्या करना है, टैक्सेबल इनकम का आपने कैलकुलेट करना है कितना, 75%, जो कि अगेन यहाँ मैंने चूंकि सिंपल फिगर लिखी हुई है तो ये 75 बन जाता है। अब आप देखोगे क्या सैलरी इनकम में इससे ज्यादा अमाउंट है, आंसर इज यस। इफ द आंसर इज यस तो फिर हम इस पर्सन को बोलेंगे कि ये जो पर्सन है ये कौन सा पर्सन है, ये सैलरीड पर्सन है। और जो टैक्स रेट्स बताए गए हैं वो इस पूरे 100 के ऊपर अप्लाई करने हैं। बेशक इसमें 4 और हेड्स ऑफ इनकम भी शामिल है। इस पूरे हेड के लिए जो रेट ऑफ टैक्स अब आपने यूज करने होंगे वो कौन से वाले होंगे, वो होंगे ये जो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बताए गए। ठीक है, तो ये वाले स्लैब रेट्स आप यूज करेंगे। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि वो सैलरीड पर्सन नहीं है, तो फिर हम उसको बोलेंगे नॉन सैलरीड और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी की टैक्सेशन भी आपके सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस में इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन। तो एओपी के केस में भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, तो उसके केस में भी ये वाला रेट्स हम यूज करेंगे। ओके, 75% पे आपका क्वेश्चन है अभी ये, और मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा, 75% की फिगर ना करें, ये अभी इतनी दफा डिस्कस होना है, ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अब जरा हम वो जो मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर किए थे ना, इसमें क्या है, कुछ मैंने यहाँ यहाँ पे कुछ फर्जी फिगर्स लिखी हुई है और यहाँ आपसे क्या पूछा है
कि टोटल इनकम वर्कआउट करके बताओ, टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करो और टैक्स डिमांड या रिफंड वर्कआउट करें। ठीक है जी। नाउ इसमें जो टैक्स रेट्स हैं वो ये अब आपको गिवन होंगे और कुछ यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं, हम एक एक करके इन आइटम्स को देखते जाते हैं और वर्कआउट करते हैं कि किस तरह से हमारी कैलकुलेशन बनेगी। तो अगर हम इसको साइड बाय साइड कर लें तो आई थिंक थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें। चलें जी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये मेरे 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए जी। और इसके बाद क्या बनेगा, पहला फिगर क्या बनेगा, टोटल इनकम। इसमें से माइनस करूंगा मैं डिडक्टेबल अलाउंस, तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल इनकम। तो ये मेरी इनकम की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उससे टोटल इनकम बनेगा, माइनस करेंगे उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस, तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल इनकम। अब उसके बाद मुझे चाहिए रेट ऑफ टैक्स, वो मैं अप्लाई करूंगा। तो पहली फिगर जो बनती है दैट इज कॉल्ड टैक्स इम्पोज। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं हम कर रहे, ये हम बड़ी दफा पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। और हमने कब डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, कि जब मैं टैक्स रेट अप्लाई कर दूंगा तो पहली फिगर बनेगी दैट इज कॉल्ड टैक्स इम्पोज या टैक्स चार्जेबल। इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या, टैक्स क्रेडिट, तो बन जाएगा टैक्स पेएबल। और इस टैक्स पेएबल में से फिर हम माइनस कर लेंगे जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर मेरे से ऑलरेडी टैक्स लिया जा चुका है, तो वो मैं अपने टैक्स पेएबल में से माइनस करूंगा और बाकी इनकम टैक्स डिमांड या रिफंड बन जाएगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं जरा, और टैक्स इम्पोज के बाद अगला काम क्या होगा जी, मैं इसमें से माइनस करूंगा क्या, टैक्स क्रेडिट, तो क्या बन जाएगा, टैक्स पेएबल। और फिर मैं माइनस करूंगा विद होल्डिंग टैक्स, तो बन जाएगा टैक्स डिमांड बन जाएगी या फिर रिफंड बन जाएगा। अगर मैंने ऑलरेडी टैक्स ज्यादा पे किया हुआ है तो रिफंड बन जाएगा। अब जरा डाटा देखते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, मसले ही हल हो गए सारे। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम बता दी कितनी, 5.4 मिलियन। ठीक है जी, और यही बता दिया कि कौन सा इंडिविजुअल है, सैलरी इंडिविजुअल है। तो सारे मसले हल हो गए। अब आपने सिंपली क्या करना है कि रेट ऑफ टैक्स देख लेना है, और कौन से वाले लोगे, सैलरी इंडिविजुअल। 5.4 मिलियन है, 54 लाख रुपए, कौन सा स्लैब बन रहा है, 7th, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 80 लाख। तो 6,70,000 जमा 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो ये अब कैलकुलेशन आपने बनानी है। तो 6,70,000 प्लस 22.5% किसका, अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन, तो कितना है, 4 लाख का। 4 लाख का 22.5% बनाओ, कितना बनता है, कैलकुलेटर आपके इस्तेमाल होंगे, कितना, 90 लाख, 90,000। हाँ, 54 लाख तो इनकम है। तो ये अब टोटल कितना हो गया जी, अगर आप इसको ऐड अप करें 6,70,000 में, 7,60,000। तो ये जो 7,60,000 है, ये आपने पहली फिगर बना ली टैक्स की, 7,60,000। ना अब जो डाटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि टैक्स क्रेडिट 0 है। तो टैक्स पेबल कितना हो गया, 7,60,000। विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं बताया हुआ, तो टैक्स डिमांड कितनी होगी, 7,60,000। डन हो गया जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो। अब आ जाए क्वेश्चन 2 पे। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, टैक्सेबल इनकम ऑफ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। सो यहाँ पे अब टैक्सेबल इनकम बताई हुई है 64 लाख रुपए, और साथ में ये बता दिया है कि ये पर्सन कौन सा है, नॉन सैलरीड। अगर नॉन सैलरीड है तो फिर मैं अब ये वाला टेबल रेफर नहीं करूंगा, बल्कि ये वाला नॉन सैलरीड वाला। तो 64 लाख रुपए कौन से स्लैब में फॉल करता है, 8th, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 मिलियन, ये आखिरी स्लैब है। तो क्या होगा, 12,20,000। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 12,20,000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो 35% आपने बनाना है ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, कितनी है, 4 लाख। तो 4 लाख का 35% बनाओ, कितना आता है, हाँ,
1,45,000, 1,40,000। तो इसको प्लस करें तो कितना आ जाता है? 12,20,000 में 13,60,000। तो ये आपने टैक्स की पहली फिगर बना ली, टैक्स इम्पोज 13,60,000। अब जरा इंफॉर्मेशन देखो सवाल की, इसमें और क्या क्या है? कुछ भी नहीं है ना और। तो इसका मतलब टैक्स क्रेडिट जीरो हो गए, तो 13,60,000 आपका टैक्स पेबल बन गया, विदहोल्डिंग टैक्स जीरो हो गया, 13,60,000 आपकी टैक्स डिमांड बन गई। ये जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो साथ इतनी अमाउंट का 13,60,000 का चेक जमा करो। जी सवाल। हाँ, इसमें तो बताया हुआ ही नहीं ना, इन्फॉर्मेशन में है ही नहीं कि सैलरी कितनी है। हो सकता है सारी इनकम बिजनेस से आ रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर ये ऊपर हेड्स ऑफ इनकम का ब्रेकअप होगा जो कि आगे है अगले क्वेश्चन में, तो फिर हम वहां पे ये फैसला करेंगे। ठीक है। सो आप देखें जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या है? सैलरी इनकम बताई हुई है 36 लाख रुपए। अब सैलरी इनकम है मेरे पास 36 लाख, तो सैलरी के आगे लिख दिया 36 लाख। और बिजनेस इनकम कितनी है? 40 लाख। तो बिजनेस इनकम हो गई 4 मिलियन। तो अब मेरी टोटल इनकम भी बनेगी, जो कि कितनी बनती है? 76 लाख। 76 लाख रुपए बनी, 7 करोड़ नहीं बनी। 3.6 मिलियन प्लस 4 मिलियन। ठीक है जी। डिडक्टेबल अलाउंस है जीरो, नहीं बताया हुआ सवाल में, तो ये कितना हो गया? 7.6 मिलियन। टैक्सेबल इनकम पे पहुंच गए जी। टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। है कोई सवाल? नो। अब अगला मसला क्या है कि मुझे टैक्सेबल इनकम का 75% कैलकुलेट करना चाहिए। कितना बनता है? 57 लाख रुपए। और अब देखूंगा कि सैलरी के हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे हैं। 57 लाख से कम है, तो इसका मतलब 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से कम है सैलरी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा इस पर्सन को? नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड, तो फिर आप इसके ऊपर जो टेबल रेफर करना है इसकी टैक्सेबल इनकम के लिए, वो ये वाला होगा, नॉन सैलरीड वाला। ठीक है। तो इसका जो देखो टैक्सेबल इनकम कितना है? 7.6 मिलियन। तो कौन सा स्लैब लगेगा इसको? 8 ही लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर फिर वो पूरा स्लैब लगाना है आपने। सैलरी को एक दफा मैच करके फिर आप पूरी टैक्सेबल इनकम के ऊपर वो स्लैब लगा देंगे, या तो सैलरीड वाला या नॉन सैलरीड वाला। तो हमें पता चला जी कि स्लैब तो वही है, आखिरी वाला। तो इसका मतलब क्या होगा? 12,20,000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। 6 मिलियन से कितना ज्यादा है? 1.6 मिलियन, 16 लाख रुपए। तो इसका 35% बना लें, 5,60,000। तो ये अब जमा कर लेते हैं, कितना हो गया? 17,80,000। हाँ जी, 17,80,000 तक किसी को कोई डाउट? एनीथिंग विच यू वांट मी टू रिपीट? ऑनलाइन वाले सुन रहे हो ना, बात समझ आ रही है सारी? अगर आपका कोई सवाल नहीं आ रहा तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ रही है। 17,80,000 ये मैं अब लिख रहा हूँ टैक्स इम्पोज की जगह पे। चलो जी, ग्रेट, ऑनलाइन ने भी क्लियर कर दिया। उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स हैं कोई इस डाटा में? नहीं है। तो 17,80,000। विदहोल्डिंग टैक्स है? नो। 17,80,000। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। इसमें क्या क्या बताया हुआ है? इसमें सैलरी इनकम बताई हुई है, कितनी है? 7.5 मिलियन। उसके बाद अगली चीज क्या बताई हुई है? अदर इनकम, अदर सोर्सेज हो गई, तो 1 मिलियन। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 8.5 मिलियन। डिडक्टेबल अलाउंस कितना बताया हुआ है? 5 लाख। माइनस कर देते हैं,
8 मिलियन हो गई जी टैक्सेबल इनकम। ओके, क्वेश्चन 3 मैं रिपीट कर दूंगा अभी, ऑनलाइन से एक सवाल है। अब क्या करेंगे जी, ये जो 8 मिलियन आया इसका क्या बनाएंगे, 75%, 6 मिलियन आ गया। और सैलरी में क्या अमाउंट ज्यादा है, 60 लाख से ज्यादा है ना, कितनी है, 75 लाख। तो इसका मतलब मैं इस पर्सन को क्या बोलूंगा, सैलरीड इंडिविजुअल। तो सैलरी इंडिविजुअल है तो इसका मतलब टैक्स स्लैब कौन से अब रेफर करने चाहिए मुझे, सैलरीड इंडिविजुअल वाला, ठीक है जी। तो ये सैलरीड इंडिविजुअल वाले स्लैब होंगे जो कि आपको एग्जाम में गिवन होते हैं, इसको आपने रेफर करना। तो इसके लिए कौन सा स्लैब होगा, टैक्सेबल इनकम कितनी थी, टैक्सेबल इनकम थी हमारे पास 8 मिलियन। तो 8 मिलियन पे कौन सा स्लैब लगेगा, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 5 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 8 मिलियन। तो क्या 8 मिलियन सातवां स्लैब लगेगा या आठवां, हाँ 7, क्योंकि 8 मिलियन जो है वो ज्यादा नहीं है 8 मिलियन से, ठीक है। तो अगर 8 मिलियन 1 रुपया होता तो फिर हम नेक्स्ट स्लैब में चल जाते। तो ये क्लियर है सबको कि 7 स्लैब लगेगा, 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बना लें, 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग क्या था, 5 लाख 5 मिलियन, 50 लाख हाँ 5 मिलियन 50 लाख, ठीक है। सो 5 मिलियन से कितना ज्यादा है टैक्सेबल इनकम, 3 मिलियन है। यस। 22.5% बनाओ इसका, 6,75,000, 670 में जमा कर दें, 13,45,000। तो 13,45,000 टैक्स इम्पोज हो गया। टैक्स क्रेडिट्स हैं इस डाटा में कोई, नहीं है ना। तो इसका मतलब टैक्स पेबल भी 13,45,000 हो गया, विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब टैक्स डिमांड 13,45,000 होगी। अब आ गया इंतहाई मुश्किल सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ज्यादा गीचमिच ना हो जाता। तो हम दोबारा से लिख लेते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो इससे क्या बनेगा, टोटल इनकम माइनस होगा इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस, तो क्या बनेगा, टैक्सेबल इनकम। इसको बिल्कुल आपने याद रखने की कोशिश नहीं करनी, याद रखने की कोशिश करेंगे भूल जाएंगे, ये खुद ही ऑटोमेटिकली जेहन में चला जाएगा, अपने माइंड को पता ही ना चलने दो कि ये तुम्हें याद हो रहा है। जैसे ही उसको बताया ना आपने दिमाग को कि ये याद हो रहा है तुम्हें, तो माइंड भूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अपना नाम कभी याद करके तो नहीं आते ना सुबह सुबह, तो माइंड को पता है, इस चीज को माइंड माइंड नहीं करता, कि अगर उसको बगैर बताए कोई चीज बता दो ना, माइंड नहीं करता। आप अपनी पसंद की मूवी देखें ना, 3 घंटे की, एक दफा देख लें, 10 साल बाद भी डायलॉग याद होगा आपको, क्योंकि आपने माइंड को कहीं था कि याद करना है। अगर मैं एक मूवी आपको भी बता देता हूँ, तो कल उसका टेस्ट होगा, मजाल है कोई डायलॉग आपको याद हो जाए, सारे मिक्स हो जाए, क्योंकि अब आपने उसको अलर्ट कर दिया अपने माइंड को ना। तो इसको बस इसको ऐसे ही ना, इसके पास से इंफॉर्मेशन गुजार दें, ये खुद ही रिकॉर्ड कर लेता है, अच्छा बच्चा। अच्छा, ये रेट लगाने के बाद हम बनाते हैं टैक्स इम्पोज, फिर इसमें से माइनस करते हैं हम टैक्स क्रेडिट। अब ये डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये हम इसके लिए पूरा पूरा चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कौन सी चीजें हैं जिसको टैक्स डिडक्टेबल अलाउंस कहना है, किसको टैक्स क्रेडिट कहना है। अभी हमें बस ये पता होना चाहिए कि टैक्स इम्पोज में से टैक्स क्रेडिट माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, टैक्स पेबल, ठीक है जी। और टैक्स पेबल में से माइनस होगा विद होल्डिंग टैक्स, तो बन जाएगा टैक्स डिमांड या फिर
रिफंड, रिफंड का मतलब है कि एफबीआर ने आपको देने हैं पैसे वापस। अब देखो क्वेश्चन 5 में सैलरी इनकम कितनी है, 4.5 मिलियन। उसके बाद अदर इनकम यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई 3 मिलियन, और कोई इनकम नहीं बताएगी, तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी हो गई, 7.5 मिलियन। डिडक्टेबल अलाउंस बता रहा है 5 लाख, तो टैक्सेबल इनकम कितना आ गया, 7 मिलियन। यहाँ पहुंच के मैंने क्या करना है, इसी का 75% बनाना है। वो कितना आता है, 5.25 मिलियन, 52,50,000। तो क्या सैलरी में इससे ज्यादा अमाउंट है, नहीं। तो मैं क्या फैसला करूंगा कि ये नॉन सैलरीड पर्सन है। नॉन एओपी में सैलरीड, जाएगा। हाँ नॉन सैलरीड एओपी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉन सैलरीड एओपी वाले टैक्स स्लैब हम रेफर कर लेते हैं। इनकम कितनी बनाई थी हमने, 7 मिलियन। 7 मिलियन के ऊपर स्लैब नंबर 8 लगेगा। ये पता है ना, सबको समझ आ रही है भाई स्लैब 8 कैसे बना रहे हो, ठीक है। यस सर। 12,20,000 प्लस वही 35%। तो अब हम क्या करते हैं जी, 12 लाख, कैलकुलेशन नीचे बना लेते हैं, 12,20,000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग व्हाट, अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। तो 6 मिलियन से कितना ज्यादा है हम, 1 मिलियन। कितना बना, 3,50,000। 2 लाख। तो कितना हो गया ये, 15,70,000। तो 15,70,000 इज व्हाट टैक्स इम्पोज। अब अगली चीज क्या है, टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स बता रहा है अभी कितने हैं? 10,000। ठीक है, इसको 10,000 यहाँ माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया, 15,60,000। और विदहोल्डिंग टैक्स कितना बता रहा है आपको, 3,000। 3,000। तो अब ये कितना हो गया, 15,57,000। ओके, मोहम्मद अली का एक क्वेश्चन है जी, अभी आंसर करते हैं अली। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस वक्त आप किसी भी पर्सन का टैक्सेबल इनकम बना लें, तो यहाँ पे आपने रुक जाना है। यहाँ पे रुक के अब आपने एक फैसला करना है कि ये पर्सन इन दोनों में से किस कबीले से बिलोंग करता है, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। ये आप फैसला किस बुनियाद पे करेंगे, ये आप फैसला करेंगे इस बुनियाद पे कि ये जो टैक्सेबल इनकम बनाई है इसका आप क्या कैलकुलेट करोगे, 75%। जब आप इसको 7 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 75% से, तो एक जवाब आएगा। ये जो जवाब है 52,50,000, ये 75% है किसका, 7 मिलियन का। ठीक है, और आपने देखना है कि इस आंसर को कंपेयर करना है किससे, सैलरी इनकम। क्या मेरी सैलरी में इससे ज्यादा अमाउंट पड़ी है, इफ द आंसर इज यस, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये कौन सा पर्सन है, सैलरीड पर्सन है। और इसके ऊपर मैं कौन से टैक्स स्लैब्स अप्लाई कर दूंगा, ये जो लेफ्ट साइड पे लगे हुए, यहाँ से फिर रेट ऑफ टैक्स निकालूंगा। वो रेट ऑफ टैक्स मैंने लगाना किस इनकम के ऊपर होगा, किस इनकम पे लगाना होगा, ये पूरी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 75% को, जो आंसर आता है सैलरी में उससे ज्यादा अमाउंट पड़ी हुई है, तो फिर इसका मतलब मैं आई से सॉरी कम अमाउंट पड़ी हुई है, तो फिर मैं इसको बोलूंगा ये क्या है, नॉन सैलरी। नॉन सैलरीड है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मैं अब ये वाले स्लैब रेट्स लूंगा, और ये स्लैब रेट्स मैं किसके ऊपर अप्लाई करूंगा,
पूरी टैक्सेबल इनकम जो 7 मिलियन है उसके ऊपर। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। ओके अली, आपका ये क्वेश्चन था 75% वाला, ये आपको समझ आया पॉइंट? मोहम्मद अली ऑनलाइन। चले ग्रेट हो गया। अच्छा जी, तो ये एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज थी, इसका मकसद ये था कि आपको ये स्लैब रेट समझाए जाए और आपको यहाँ पे आके जो डिसीजन करना होता है टैक्सेबल इनकम पे पहुंच के, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इस सिर्फ करना ये है कि टैक्सेबल इनकम का 75% बना लेना और देख लेना कि सैलरी में उससे कम अमाउंट है या ज्यादा अमाउंट। अगर कम अमाउंट है तो कहीं आपका फैसला क्या है जी कि ये पर्सन नॉन सैलरीड है और मैं इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर नॉन सैलरीड वाले रेट लगा के टैक्स इम्पोज कैलकुलेट करूँ। अच्छा जी, सैलरी का हेड ऑफ इनकम हम पढ़ रहे हैं और सैलरी के हेड ऑफ इनकम में हमने क्या क्या चीज डिस्कस कर ली है। डेफिनेशन आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम, हाँ ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, अच्छा एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है ना इसको हम रिवाइज करेंगे, लेकिन हम आज नहीं करेंगे, वो हम करेंगे कल। क्योंकि पहले मैं इसके ऊपर आज आपके साथ एक शेयर करूंगा एक न्यूमेरिकल, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। वो आपसे अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा ना यहाँ पे। तो वो इसका पर्पस सिर्फ ये होता है, जो न्यूमेरिकल मैं पहले से आपको दे देता हूँ, कि आप पहले कहीं जाके फंसे उसके अंदर। ठीक है, कहीं फंसेंगे तो कंफ्यूज होगे तो फिर ही बात बनेगी। अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे तो उसके दो ही मतलब है, क्या या तो आपको सारा आता है या आपको कख नहीं पता किसी चीज का। ठीक है, कंफ्यूजन इज योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये इस चीज का सबूत है कि आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूज आदमी का मतलब ही यही होता है। तो आप वहां कहीं कंफ्यूज होंगे तो फिर हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर मामला ज्यादा क्लियर होगा। वरना यहाँ मैं बताता रहूँ बेशक कितना मुश्किल ये एरिया है या इसको कैसे सॉल्व करना है, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम को फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं यहीं पे। इसके ऊपर कल दोबारा से बात करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ। डिडक्शंस पे आ जाते हैं कि इस हेड ऑफ इनकम में कौन कौन सा एक्सपेंस माइनस किया जा सकता है। सो सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है जी कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय इन डिराइविंग सैलरी इनकम। सैलरी कमाने के लिए एम्प्लॉय को कोई भी खर्चा करना पड़े तो टैक्स लॉ कहता है जी आप सैलरी के हेड ऑफ इनकम में उसको माइनस नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉय कहे जी कि मैं सुबह नाश्ता करके आया हूँ, देखे मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, देखे मैं ये नया शैम्पू खरीदा है, अच्छा हेयर कट करवाया है, ये अच्छी टाई खरीदी है, ये कोई खर्चा सैलरी के हेड ऑफ इनकम में कोई एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते। मैंने अपनी जॉब को बेहतर करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन हासिल की है तो उसकी जो फीस है वो मैं माइनस कर नो। सैलरी के हेड ऑफ इनकम में कोई एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। सिंपल एक लाइनर हेडिंग थी ये, और इसमें कुछ भी नहीं है। सो डिडक्शन में कुछ भी नहीं। जी हाँ, रिश्वत वगैरह दे तो हाँ, कैसे? एम्प्लॉयर तो पैसे नहीं लेता, एम्प्लॉयमेंट में तो ऐसे नहीं होता। अगर रिश्वत दिया आपने, नहीं लॉ ऐसी चीजों को तो डिस्कस नहीं करता ना। बेशक रिश्वत रिश्वत सरेआम चलती हो, लेकिन अब जैसे मतलब जो ट्रैफिक के कवानीन है, कानून तो यही कहेगा ना भाई अगर आपने सिग्नल वायलेट किया है तो चालान होगा। बस लॉ में ये है। अब लॉ में ये नहीं होगा कि अगर हाँ ट्रैफिक वाला अगर आपको कम पैसे ऑफर कर दे तो आप चाहें तो, ये तो आपने खुद अपनी अकल इस्तेमाल करनी है कि क्या। तो आपने किसी को पैसे देकर मुलाजमत लगवाई है तो वो लॉ एड्रेस नहीं कर रहा। वो कहीं क्रिमिनल लॉज के अंदर होगा कि ऐसे बंदे के साथ क्या सलूक करना है, कितना सा जेल में रहे, तो दैट्स नॉट अलाउड। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन को इस किस्म का है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्ट में याद है कि होता ये था कि अ, मुझे पढ़ाने का वो शुरू से ही शौक था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो ये जो ट्यूशन सेंटर होते हैं ना लाहौर के अंदर, ये क्या कहते हैं, आपको कहते हैं कि आप ऐसा करें कि पहले कुछ हमें एडवांस दें, फिर जब हम आपको कोई बच्चा एलोकेट करेंगे आप उसको पढ़ाएंगे जाके, वो जो फीस देगा तो फिर हम उसके साथ आपकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, आपका पैसा रिफंड कर लेंगे, ये हो। लेकिन आपको आपको पहले कुछ हमें एडवांस, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। ठीक है, वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट वाला सीन नहीं होता, वो एक एजेंट होता है जो आपका कुछ काम कर रहा है, तो वहां पे आप उसे कुछ एडवांस दे रहे हैं। तो वो सैलरी के कनेक्शन में नहीं आती चीज, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं होगा। वैसे भी ये जो छोटे मसाइल हैं इनको लॉ देखे ना, 5 ट्रिलियन
का पिछले साल का जो टोटल खर्चा था पाकिस्तान का वो 5 ट्रिलियन था। अब ट्रिलियन तो हमें पता भी नहीं है कितने ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। हमें तो ये पता है कि मेट्रो का कितना है किराया, वो पता है हमें, ठीक है। तो आपका जो आदमी का जो लेवल होता है ना, उसको उसी तरह की बात है। इसीलिए हमें समझ नहीं आता कि वो फलां ने इतने अरबों की करप्शन कर दी, फलां इतने अरब खा गया, हमें पता ही नहीं अरब होता कितना है, तो खाता रहे, कोई बात नहीं। हमें ये पता है कि पेट्रोल जिस दिन होगा ना 150 से 152 रुपए का, ये हमें पता है, क्योंकि ये अब हमें हिट करता है और हमारा लेवल भी यही है कि हमारा महीने का बजट हिलता है इस चीज से। ओके, सो डिडक्शन में कुछ नहीं है जी, क्लियर। प्री रेक्विजिट फैसिलिटीज, अब इसमें काफी सारी एक लिस्ट है जिनके टैक्स लॉ ने ट्रीटमेंट बताए हुए हैं। तो सबसे पहला प्री रेक्विजिट है पेंशन का। तो ये पहले दो हम आज आई थिंक डिस्कस कर पाएंगे, इससे आगे शायद आगे टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले है जी पेंशन। पेंशन डेफिनेटली आपको मिल रही है किधर से? एम्प्लॉयर की तरफ से। आपने मुलाजमत कंप्लीट कर ली और अब आपको पेंशन मिल रही है। सो दिस इज स्लाइड नंबर 54। स्लाइड नंबर 54 पे हम इस वक्त पेंशन के बेनिफिट के बारे में टैक्स लॉ ये कहता है जी कि अगर पेंशन मिल रही किसको, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस या एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी सरकारी मुलाजिम हो या फौज का मुलाजिम हो, तो इसकी पेंशन क्या है? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो अगर कोई बंदा पेंशन ले रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, उसकी एग्जाम्ड इनकम में ये शुमार होगा। लेकिन अगर इसके अलावा हो कोई बंदा, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो 60 साल से ज्यादा है। सरकारी गवर्नमेंट के अलावा भी पेंशन हो सकती है, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी ऑफर कर सकते हैं, वो अगर पेंशन फंड अपना बनाया हो उन्होंने, तो अच्छे एम्प्लॉयर्स बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो 60 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है तो आपकी पेंशन को कहा जाएगा कि ये टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर और इट्स एसोसिएट, कहीं आप उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा काम तो नहीं करते। यानी 60 साल से कम उम्र है, 60 साल से कम उम्र में रिटायरमेंट हो सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए ना क्वालिफाइंग सर्विस होती है कि आप कितना साल की जॉब कंप्लीट कर लो तो रिटायरमेंट ले सकते हो वॉलंटरीली। तो वो जब आप वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो क्वालिफाइंग सर्विस होती है 20 साल 15 साल, वो हर एम्प्लॉयर ने अपनी डिफाइन की हुई होगी। वो क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करें तो उसके बाद आपकी जॉब पेंशनेबल हो जाती है। सवाल ये जी, इट मीन्स कि पेंशनर सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देता? जी बिल्कुल, अपनी पेंशन पे कोई टैक्स नहीं देता अगर वो ये वाला पेंशन सरकारी। अगर प्राइवेट वाला है तो उसके लिए हम अभी फैसला कर रहे हैं कि पहले तो देखना होगा अगर 60 साल से वो ज्यादा है तो टोटली एग्जाम, अगर नहीं तो फिर देखना होगा कि क्या वो सेम एम्प्लॉयर के पास काम करता है या उस एम्प्लॉयर के एसोसिएट के पास। अगर सेम एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट के पास काम करता है, इफ द आंसर इज यस, तो फिर उसकी पेंशन क्या होगी? टैक्सेबल होगी। और अगर वो सेम एम्प्लॉयर के पास काम नहीं करता, किसी और के पास जाके काम करता है या उसकी एक से ज्यादा पेंशन है, तो फिर ऐसी सूरत में हायर अमाउंट विल बी एग्जाम। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर उसकी पेंशन टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। हाँ, घर बैठे। अब देखो इस डिसीजन ट्री को सामने रखो, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स बोल। मिस्टर ए की हम बात करें, मिस्टर ए जो है वो फौज से रिटायर हो गया 55 साल की उम्र में, पेंशन मिलनी शुरू हो गई। पेंशन एग्जाम्प्ट होगी कि नहीं? हाँ, एग्जाम्प्ट होगी कि टैक्सेबल? एग्जाम्प्ट होगी। फौज का एम्प्लॉई है तो एज से तो कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, फेडरल गवर्नमेंट का, और लेट से 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हुई, 50 साल की एज में रिटायरमेंट ले ली, अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई, तो पेंशन एग्जाम्प्ट होगी कि टैक्सेबल? एग्जाम्प्ट, कोई टैक्स नहीं अदा करना, ठीक है। सो एज से लिंक नहीं है गवर्नमेंट सर्विस की जो पेंशन मिलती है उसका। अब एक बंदा एबीसी लिमिटेड का एम्प्लॉई है और 60 साल पे रिटायर हो गया और उसको पेंशन मिल रही है, तो एग्जाम्प्ट होगी कि टैक्सेबल? एग्जाम हाँ, एग्जाम्प्ट, ठीक है ना, क्योंकि 60 साल से ज्यादा है। अब 60 साल से ज्यादा है लेकिन वो उसी एम्प्लॉयर के पास जाके काम भी कर रहा है, उसकी एज 61 ईयर्स हो चुकी भी है, और उसका एम्प्लॉयर कहता है यार दोबारा नौकरी पे आ जाओ आप। तो अब उसको एक तनख्वाह मिल रही है और दूसरा पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो आप बताएं, सैलरी तो डेफिनेटली टैक्सेबल है, सैलरी में तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है। पेंशन के ऊपर सवाल है कि टैक्सेबल होगी कि एग्जाम्प्ट।
कैसे फैसला Taxable. किया हमने? क्योंकि 60 साल से ज्यादा है, तो 60 साल से ज्यादा है, 1 पेंशन है, 2 पेंशन है, 3 पेंशन, 6 पेंशन है, सारी एग्जाम है। ठीक है जी। वैसे पेंशन जो है ना वो मैक्सिमम 2 ही हो सकती है। उसकी वजह यह है कि क्वालिफाइंग सर्विस ही कम से कम 20 से 25 साल होती है किसी एक नौकरी की। तो आप यूजुअली जो मुलाजमत स्टार्ट करते हैं, बहुत भी अर्ली करें तो 25 साल की उम्र में करते हैं। तो अगर 20-25 साल क्वालिफाइंग सर्विस है एक मुलाजमत में, पेंशन हासिल करने के लिए आपने कम से कम 25 साल अगर जॉब करनी है, तो इसका मतलब 50 साल तो आपको एक ही सर्विस पे हो जाएंगे ना, क्वालिफाई करते करते। ठीक है। हाँ, अर्ली रिटायरमेंट जैसे फौज के अंदर हो जाती है, वहां पे जो रिटायरमेंट एज है वो आपकी रैंक्स के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी अगर आप एग्जाम पास कर दें, प्रमोट हो जाएं, तो आपकी रिटायरमेंट एज बढ़ा देते हैं वो। तो इस तरह से होता है। अच्छा जी, ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन आया हुआ है? अच्छा, ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप सुने जी अगली बात। एक बंदा है, 55 साल एज है, एबीसी लिमिटेड का एम्प्लॉई है, और कोई और काम नहीं, घर बैठा हुआ है, 55 साल पे पेंशन ले रहा है। बताएं एग्जाम्प्ट है कि नहीं? एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है? 55 साल उम्र है, एबीसी लिमिटेड से पेंशन मिल रही है, कोई और काम नहीं करता, घर बैठा हुआ। एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल? कैसे फैसला होगा? Taxable है. टैक्सेबल है। ऑनलाइन से जवाब आ रहा है टैक्सेबल है। चलें फैसला करते हैं। अदर्स के केस में आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे ना। तो 60 साल से ज्यादा एज है, आंसर इज यस और नो? नो। ठीक है। फिर देखना है वर्क्स फॉर द सेम एम्प्लॉयर, यस और नो? Exempt है. नो। क्या एक से ज्यादा पेंशन है, यस और नो? नो। तो फिर एग्जाम। तो 55 साल की एज पे पेंशन मिल रही है एबीसी लिमिटेड से, कोई और काम नहीं कर रहा, तो वो पेंशन क्या होगी? एग्जाम फ्रॉम टैक्स, क्योंकि इस डिसीजन ट्री से गुजर के आप जाएंगे नीचे। ठीक है जी। अब अगर एबीसी लिमिटेड ने 55 साल की एज में उसको कहा कि आपकी रिटायरमेंट हो गई और आप ऐसा करें कि पेंशन भी लें, कल से दोबारा आ जाएं जॉब पे, अब क्या होगा? सैलरी तो बहरहाल टैक्सेबल है, सवाल किस चीज का है? पेंशन का। तो अदर्स में फॉल करेगा। एज 60 साल से ज्यादा है, यस और नो? नो। वर्क्स फॉर द सेम एम्प्लॉयर, आंसर इज यस। तो इसका मतलब अब पेंशन टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो अदरवाइज, क्योंकि अगर ये टैक्सेबल नहीं करेंगे तो आप तो बहुत आसान है, अपने एम्प्लॉयर को कहें जी कि मैं आपके पास से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो अब आप मुझे कल से दोबारा नौकरी पे बुला लें। और अगर आप मुझे 5 लाख तनख्वाह देना चाहते हैं, तो ऐसा करें कि 4 लाख मुझे पेंशन दिया करें, 1 लाख सैलरी दिया करें। तो वो जो 4 लाख है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि पेंशन है। तो इस चीज का रास्ता रोकने के लिए कोई इस किस्म की हरकत ना करे। तो अगर आप सेम एम्प्लॉयर के पास ही जॉब कर रहे हो, तो फिर वो पेंशन कोई एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। हाँ, अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फिर एग्जाम्प्ट है, वो आपका रहेगा। ठीक है। सो इस तरह से डिसीजन ट्री पे हमने चलना है। आई थिंक ये इनफ है समझने के लिए पेंशन के मामले में। हाँ, सेम एम्प्लॉयर का मतलब जहां से रिटायर हुआ है वहीं पे दोबारा। हाँ, अगर एबीसी लिमिटेड का एम्प्लॉई है, 55 ईयर्स एज है, रिटायर हो गया, पेंशन ले रहा है, और एक्स वाई जी के पास जॉब कर रहा है, एक्स वाई जी कोई और लैदा कंपनी, तो एक्स वाई जी से सैलरी ले रहा है, तो एक्स वाई जी की सैलरी तो टैक्सेबल है। तो एबीसी की पेंशन टैक्सेबल है या नहीं, ये सवाल है। 55 ईयर्स एज है, तो इस डिसीजन ट्री पे चलेंगे आप। अदर्स में फॉलो करता है यस, 60 साल से ज्यादा एज है, यस और नो? नो। वर्क्स फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एसोसिएट, यस और नो? नो। मोर देन वन पेंशन, एक से ज्यादा पेंशन है, यस और नो? नो। तो टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है। तो इस तरह से इस डिसीजन ट्री को फॉलो करना जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, पेंशन चाहे 10 लाख रुपए महीने की हो, वो कानून यही लगेगा कि मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं। और वैसे भी आप देखें ना, इस पे टैक्स लगा के करना क्या है? ये पेंशन दे कौन रहा है? हुकूमत पाकिस्तान दे रही है। तो हुकूमत पाकिस्तान अब देते हुए कहेगी कि मैं लाख रुपए में से 5,000 रुपए पेंशन काट रहा हूँ, टैक्स काट रहा हूँ आप। तो बेहतर ये है कि उसको पेंशन ही 95,000 दे। ठीक है ना? वो उसकी पेंशन पे टैक्स लगाने का क्या मकसद? हाँ, पेंशन का ताल्लुक बेसिक पे से होता है, बिल्कुल सही है। पेंशन, नहीं नहीं, पेंशन से कोई टैक्स नहीं कटता। आपको ऐसा केस प्रैक्टिकल पता है आपको?
नहीं, अलाउंस काटना और चीज है ना। अलाउंस तो आपको इसलिए मिलता है कि आपको काम करते हैं जिसका आपको अलाउंस मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय अगर विदाउट पे छुट्टी पे चला जाता है, तो उस दौरान में उसको कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलता। मतलब विद पे छुट्टी पे जाता है तो कन्वेंस अलाउंस उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो दफ्तर तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो अलाउंस तो इसलिए नहीं उसको मिल रहा क्योंकि अलाउंस कौन कौन सा है, यूटिलिटी अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है। ये जितने अलाउंस है ये तो उसको दफ्तर में काम करने के मिल रहे हैं। तो वो कर नहीं रहा, तो इसलिए उसको बेसिक पे के हिसाब से पेंशन दे देते हैं। वो भी फुल अमाउंट बाज दफा नहीं होती, बाज दफा परसेंटेज होती है। विडोज के केस में रिड्यूस्ड अमाउंट होती है, डिपेंडेंट माइनर चाइल्ड के केस में डिफरेंट अमाउंट और भी कम हो जाती है। जी जनाब, इस स्लाइड पे और कोई सवाल है किसी का? एनी अदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, कोई और कंफ्यूजन माइंड में, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन? चलें जी आगे चलते हैं। जी हाँ। हाँ, जो टोटल इनकम की कैलकुलेशन होती है ना, टोटल इनकम की कैलकुलेशन अभी वो उसको मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्किप किया हुआ था। उसकी वजह ये थी कि आपने कैलकुलेशन इस तरह से बनानी है: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। अभी इन हेड्स ऑफ इनकम में कुछ अमाउंट्स होंगी जो एग्जाम्प्ट होंगी, कुछ होंगी जो एग्जाम्प्ट नहीं होंगी, यानी कि टैक्सेबल होंगी। तो फर्ज करें 10 रुपए इधर आ गए सैलरी में, 10 रुपए एग्जाम्प्ट भी थे पेंशन के। लेट से 20 रुपए इधर हैं, लेट से 5 रुपए इधर हैं, लेट से 40 रुपए इधर हैं। फर्ज करें एक बंदे की ये इनकम है। तो अब इसकी जो टोटल इनकम होगी ना, टोटल इनकम, टोटल इनकम होगी, ये टोटल करो कितना बनता है, और ये 70, टोटल करो कितना बनता है, 15। तो 15, जो टोटल इनकम है वो दैट इज 85। 55। अच्छा। ठीक है जी। लेकिन जब आपने डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करना है ना, तो वो सिर्फ कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। डिडक्टेबल अलाउंस फर्स्ट करें दिया हुआ है 10। तो अब जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम वो कितनी है, 60। यहाँ से आगे फिर कैलकुलेशन बस चलेगी, एग्जाम्पशन ये बस पीछे रह जाती है। ये सिर्फ टोटल इनकम की कैलकुलेशन के लिए होती है। ठीक है, इस तरह से होगी कैलकुलेशन। चलिए, चैट में कुछ क्वेश्चन है या जवाब है? मोर देन वन पेंशन का कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो बता दो। प्रैक्टिकली जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ ऐसा हो सकता है जैसे फौज के एम्प्लॉयज होते हैं, अगर आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉय है, वो टाइम पे प्रमोशन नहीं ले सका, मतलब कैप्टन के तौर पे कैप्टन ही रिटायर हो गया, तो वो बहुत अर्ली रिटायरमेंट होती है उसकी। ठीक है। सो अगर वो इसका मतलब ये है कि वो अपने 40 प्लस में होगा कहीं पे जब वो रिटायर हो गया, तो उसको पेंशन मिल रही है फौज से। अब वो कहीं और जाके जॉब करनी शुरू करता है, लेट से उसने कोई एमबीए किया हुआ है या कोई और उसके बाद डिग्री है, या कोई और डिग्री नहीं भी है, उसको कहीं और जॉब मिल जाती है। तो वो भी अगर गवर्नमेंट की जॉब है तो फिर वो अगर वहां से रिटायर होगा तो वहां से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो दो पेंशन हो सकती है। तो ये अर्ली रिटायरमेंट के केस में ऑनलाइन ऑनलाइन पे एक सवाल आया हुआ था कि जो मोर देन वन पेंशन है उसका सिनेरियो क्या बनेगा। तो वो यही बन सकता है कि अगर कोई बंदा अर्ली रिटायर हो जाए किसी जॉब से और वहां से पेंशन ले रहा हो, फिर दूसरी जगह कहीं और जाके जॉब करनी शुरू कर दे, तब ऐसा हो सकता है। जी। पार्ट टाइम जॉब्स यूजली, ये प्रैक्टिकल हम बात करें, हाइपोथेटिकली तो कुछ भी हम सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो आमतौर पे पेंशनेबल नहीं होती। मतलब पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये रेगुलर जॉब्स में पेंशन का बेनिफिट ऑफर होता है। जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो यूजुअली होती हैं कि जी अच्छा आप ठीक है आके काम कर देंगे, शाम को फारिग होते हैं तो हमारे पास आ जाया करें। तो वो एम्प्लॉयर एक्चुअली रेगुलर एम्प्लॉय का खर्चा अफोर्ड नहीं करना चाह रहा होता है, इसलिए पार्ट टाइम किसी को बुला के काम थोड़ा उसका होता होगा तो वो इससे करवा लेता है। तो ये चीज़ है। ओके जी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। टाइम कितना हो गया? 7:30। चले, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को हमने करना क्या है ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये होती क्या है ये मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। वैसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये होती है, इतना ही बहुत है जी, ठीक है खत्म कर रहे हैं। बस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता क्या है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये होता है कि बाज मर्तबा एम्प्लॉयर आपको, जब आप रिटायर होते हैं ना, तो आपको बोलता है कि यार ये जो तुम ना मरोगे ना मेरी जान छोड़ोगे, तो हर महीने पेंशन लेते रहोगे, ऐसे करो कि कुछ पैसे अभी इकट्ठे ले लो और ये खत्म करो, ये किस्सा आज ही खत्म करो। गोल्डन हैंडशेक होता है ये, वो ड्यूरिंग सर्विस ऑफर होता है।
मतलब यानी अगर आपकी अभी सर्विस रहती है 5 साल की, 10 साल की, और एम्प्लॉयर कहता है कि यार जॉब भी छोड़, पेंशन का भी छोड़, आज ही बता कितने पैसे लेगा, यहाँ मेरी जान छोड़ने के कितने पैसे लेगा। ठीक है, वो गोल्डन हैंडशेक। तो जिस वक्त आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, तब आपके पास यूजली गवर्नमेंट में ये ऑफर, ये चॉइस होती है कि आप चाहे तो पेंशन लें, चाहे तो कम्यूटेशन ले लें। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप इकट्ठे पैसे ले लेंगे, वो मुर्गी को दबा करके उसमें से अंडे निकाल लें, अब हर महीने नहीं आना आपने सोने का अंडा लेने। अच्छा, ये जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, ये आमतौर पे, ये एक आध मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि वो ड्यूरिंग सर्विस भी ऑफर कर देते हैं, लेकिन उसमें आपकी जॉब कंटिन्यू रहती है। वो ये नहीं कहते, गोल्डन हैंडशेक में ये होता है कि आपने फिर कल से ऑफिस नहीं आना, आप आज हैंडशेक लेंगे और बस घर चले जाएं। लेकिन एम्प्लॉयर ये कहता है यार आप पेंशन ना लेना मेरे से, आप ऑफिस आते रहो, अपना काम करते रहो, उस पेंशन के बदले मेरे से आज ही कोई पैसे ले लो। वो कम्यूटेशन होती है। ठीक है जी? अच्छा, अब ये जो कम्यूटेशन है, टैक्स लॉ को ऑनलाइन में सवाल है कि गोल्डन हैंडशेक और कम्यूटेशन में रिटायरमेंट की कंडीशन का फर्क है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही ऑनलाइन में जो आप कह रहे हैं। अब ये जब कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिलेगी किसी को, तो ये तो अब समझ आ गया ना कि ये ड्यूरिंग सर्विस भी मिल सकती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस भी मिल सकती है। तो जब आपको ये कम्यूटेशन मिलेगी, तो फिर अगला मसला क्या है एफबीआर का? एफबीआर का अगला प्रॉब्लम ये है कि भाई इसके ऊपर टैक्स लगाना है, एम्प्लॉय को पैसे मिल गए, इसके ऊपर टैक्स लगाना है। तो वो टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम कल करेंगे। कोई सवाल यहाँ तक मजीद? ऑल इज वेल। चलो, थैंक यू वेरी मच।